ठीक है, वो सारी चीजें हो चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज आप लोग को समझना है, वो क्या है, मैंने बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई। कौन कौन से फैक्टर जो हैं अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। ठीक है, क्या टॉपिक है मेरा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग, ठीक है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग, या बोल दो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू है ना, यानी सीएफएसई की वैल्यू। फर्स्ट नंबर पे आप लोग लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। फर्स्ट नंबर क्या लिखना है आप लोगों को, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। यानी अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है सीएफएसई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको पता है सीएफएसई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ये पहला। दूसरा फैक्टर हो जाएगा, लिखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो मेटल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है, क्या लिखोगे, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर इज द वैल्यू ऑफ सीएफएसई, यानी सीएफएसई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने लिख लिया। थर्ड नंबर लिखिए नेचर ऑफ द, नेचर ऑफ द, क्या बोलोगे, थर्ड नंबर क्या लिखोगे बच्चों, नेचर ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, नेचर ऑफ द मेटल आयन। ठीक है, और आपको याद करो मैंने बताया था सीएफएसई सबसे ज्यादा किसकी हो, अगर आपको पता है सीरीज है ज्यादा, उसके बाद 4D, और उसके बाद कौन सा सीरीज हो जाएगा बच्चों, 3D सीरीज का। क्या याद आया आप लोगों को, ठीक है, ये भी लिखो नेचर ऑफ द मेटल आयन। उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट लिखो ज्योमेट्री, यानी अपने नंबर आ रही होगी, आई होप सो। थोड़ा रुकिए, लो थोड़ा। ठीक है, चलिए, चलो। हाँ, एनीवेज, तो मैंने क्या क्या बताया अभी कि जो नेचर ऑफ द लिगेंड उस पे किस पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, द नेचर ऑफ द मेटल आयन, यानी 5D सीरीज की ज्यादा, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D। और जो फोर्थ पार्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड पे। तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बोल दो या कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो, है ना, यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स पे, यानी उसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो सीएफएसई की वैल्यू होगी वो स्क्वायर प्लेनर की होगी, उसके बाद ओक्टाहेड्रल की, और उसके बाद टेट्राहेड्रल की होगी। रिलेशन याद करो मैंने बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर सरफेस का हो जाता है 4/3 डेल्टा नॉट, देन डेल्टा टी, यानी सीएफएसई ऑफ ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गई, ये सबने नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अब लिगेंड के स्ट्रेंथ को कौन डिफाइन करता है वो भी लिख लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। आपको पता है लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था कैसे उसको स्ट्रॉन्ग और वीक ढूंढना होगा। पहला लिखिए गुड सिग्मा डोनर, क्या बोला मैंने, गुड सिग्मा डोनर। सेकेंड, गुड पाई एक्सेप्टर, गुड
पाई एक्सेप्टर आपको बताएं सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। चलो थर्ड नंबर हाई नेगेटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज। और जो फोर्थ नंबर है वो हो जाएगा स्मॉल इन साइज। साइज में क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ये आपके चार फैक्ट। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, आई होप सो ये दोनों चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप जानते हो अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ गिव राइज टू अ सीरीज व्हिच इज कॉल्ड, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी। आखिर अगर कोई पूछे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी, जो आपने सीएफटी पढ़ रखी है उसका क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट नंबर आपको पता है टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, लिखिए टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री दैट द कंपाउंड इज ईदर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, मीन्स टू प्रिडिक्ट inner orbital and outer orbital complex। याद करो मैंने बताया था लो स्पिन हाई स्पिन। दूसरा टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ढूंढने में। ठीक है, उसके लिए मैंने बताया था म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एन एन प्लस टू बी एम, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, थर्ड नंबर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स का कलर कैसे होता है ना। हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों प्रॉपर्टी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये कैसे ढूंढते हैं आराम से आपको डिफाइन कर दिया था मैथमेटिकली। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे हम लोग बात करेंगे। क्लियर? अब कुछ एक पहले इस कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में, जिससे कि अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताई कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से करोगे। तो यानी आपको डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, EONS3 हॉल 6 3 प्लस, उसके बाद RH NS3 हॉल 6 3 प्लस, और उसके बाद है IRNS3 हॉल 6 3 प्लस। अब आपसे पूछा जाए कि कंपेयर करके बताओ कि इन तीनों में किसकी जो है CFSE की वैल्यू यानी डेल्टा नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा, या डेल्टा नॉट बोलो या डेल्टा ओ बोलो, यानी CFSE की वैल्यू इन तीनों में किसकी ज्यादा है, आपको अरेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको कंपेयर करना है डेल्टा नॉट की वैल्यू। इस बार आपका गिवन है CrCl6 3 माइनस, उसके बाद आपका गिवन है CrH2O हॉल 6 देन 3 प्लस, उसके बाद आपका गिवन है CrNS3 हॉल 6 3 प्लस, और उसके बाद आपका है CrCn हॉल 6 3 माइनस। ये सब में क्रोमियम है, ये सारा Cr है, क्रोमियम है। ठीक है बच्चों, अब आपको पूछा है इसमें कंपेयर करके बोलो किसका ज्यादा और किसका कम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका डेल्टा नॉट की वैल्यू आपको कंपेयर करनी है। अगर आपके पास गिवन है FeH2O हॉल 6, ठीक है बच्चों, 2 प्लस, और उसके बाद आपका गिवन है FeH2O हॉल 6 3 प्लस। तो आपका काम है कि इसमें जो है आपको कंपेयर करके बताना है कि क्या इसका रीजन होता है। चलो बताओ, कंपेयर करके जल्दी से आंसर करो, फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सबको आंसर करो। और अगर इसको 1 मान लूं तो ऑर्डर हो जाएगा, बच्चा लोग क्या जल्दी से बता दो, इसका ऑर्डर हो जाएगा सर 3 2 1, CFSE का ऑर्डर यही तो होगा। अब इसमें देखो सब में क्रोमियम है और सब में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। मैंने मान लिया इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब मुझे बताओ कि 1 2 3 4 में लिगेंड में सबसे ज्यादा पावरफुल लिगेंड कौन होता है? Cn माइनस, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, और उसके बाद कौन होता है? Cl माइनस। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? 4 की, देन 3 की, देन 2 की, देन 1 की। देखो हर तरह का मैंने सेकेंड। अब मैं बोलूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, जहां
उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, यानी 2 की फर्स्ट से ज्यादा। तो कभी कभी अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो बच्चा, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको बीट कर दे और एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के आ जाए। बस थियरी है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं बैठा हूं ना, आपको हर वेरिएंट का क्वेश्चन आप मैं करवाऊंगा, जिससे कि आपको चीजें, लेकिन आंसर आप लोग को करना होगा। सिर्फ स्क्रीन पे, मेरे क्लास में सिर्फ स्क्रीन पे बैठे रहोगे नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देना। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2G6 और EG2, आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और मैग्नेटिक मोमेंट की आपको वैल्यू बतानी है। उसके बाद अगर आपका डेल्टा नॉट लेस देन पी है, पी मतलब सबको पता है पेयरिंग एनर्जी है, तो बताओ कि D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम क्या लिखने वाले हो। T2G4 EG0, उसके बाद क्या लिखोगे T2G3 EG1। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखो, T2G0 EG4 और डी ऑप्शन आ जाए। अब आपको इसमें से ढूंढना हो जाएगा कि किसका आपका आंसर होने वाला है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पूछा जाए इन एन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर इस तरह से कोई पूछे, आंसर करते जाओ साथ में। इन एन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स T2G ऑर्बिटल्स आर, T2G orbitals are raised in energy by 0.4 delta naught, lowered in energy by 0.4 delta naught. C, raised in energy by 0.6 delta naught और lowered in energy by 0.6 डेल्टा नॉट। चलिए इसके आंसर जल्द आपको दिखा होगा कि जब कलर होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स का, एक मिनट पीछे का आंसर देख लेना बच्चों, है ना। चलो, अगर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स हो जाए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों होता है, तो आप बताओगे डीडी ट्रांजिशन, बहुत जगह आप पढ़ चुके हो। अब दूसरा क्या होता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ढूंढने के लिए, आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मोस्ट ऑफ बच्चे जो हैं इस जगह पे फंस जाते हैं, और आपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जिस भी ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है वो कलर्ड होंगे। यानी ऐसे अगर मैं लिख दूं, पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, डी सबसेल है तो वो कलर है। लेकिन अगर फुल फिल्ड है या एम्प्टी है, एम्प्टी डी डी सबसेल है यानी डी ऑर्बिटल हो जाए, तो उस जगह पे कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे मैं बोलूं Zn2+, तो आप बोलोगे सर Zn2+ 3D10 है, तो Zn2+ के जितने भी कंपाउंड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन अब अगर मैं बोलूं Scandium 3+, तो आप बोलोगे सर 3D0 है, तो 3D0 यानी वैकेंट डी सबसेल है, तो ये भी कलरलेस हो जाएंगे। तो ये चीज आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि अगर पार्शियली फिल्ड डी सबसेल है, आपने जनरली पढ़ा है, और अगर फुल फिल्ड है और एम्प्टी डी सबसेल है तो वो कलरलेस होता है। अब बात ये आती है कि ये जो पार्शियली फिल्ड डी सबसेल होता है वो कलर्ड क्यों होते हैं, तो उसके लिए साइंटिस्टों ने रीजन दिया कि डीडी ट्रांजिशन होता है। अब आपके दिमाग में यह आता है कि सर ये डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, हमें तो कुछ नहीं समझ में आता। बार बार टीचर कहते हैं कि हाँ ठीक है डीडी ट्रांजिशन के चलते कलरफुल होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसके पास पार्शियली डी सबसेल है, लाइक कोबाल्ट 3+ के कंपाउंड कलर्ड होंगे, Fe2+ के कंपाउंड जो है कलर्ड होंगे, या क्रोमियम 3+ के कंपाउंड कलर्ड होंगे। इन सारे कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, आप देखो सबके पास पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, आप करके देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप तुरंत टिक करके आ जाते हो और बड़े मजे से आके आप कहते हो हाँ बहुत अच्छी बात है सर, चीजें समझ में आ गई और हम लिख के आ गए। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसके पास, जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो या जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट हो, वो कलरलेस होते हैं, यानी उस पर कोई कलर नहीं आता। अगर मैं CDS लिखूं, अगर मैं HGS लिखूं, अगर मैं K2Cr, देखो फंसते कहां है बच्चे और टीचर कहां बच्चों को घुमा देता है। अगर K2Cr2 लिखूं, ठीक है, या मैं ऐसा लिख दूं HgO लिखूं, तो आप देखते हो कि KMnO4 की बात करूं तो KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, चेक करके देखो।
+7 का मतलब इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए तो 3d0 है। तो आप बोलोगे सर कि MnO4 में Mn तो +7 है और यानी 3d0 डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डी में जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो भाई कलरलेस होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि MnO4 का कलर होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े अच्छे से टाइटरेशन में आपने पढ़ा है। K2Cr2O7 का भी कलर होता है, CDS का भी कलर होता है, GS का भी कलर होता है, GO का भी कलर होता है। लेकिन अब जैसे सीडी की बात करूं तो सीडी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो अब आपको यानी ये 4d10 है, यानी ये डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन फिर भी सीडीएस का कलर होता है। अब आप परेशान कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जिसके पास वैकेंट डी सबसेल है या जिसका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं होता, यानी वो जनरली कलरलेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब कंपोनेंट में कलर कैसे आपको दिख गए? तो याद रखना बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे डी ट्रांजिशन नहीं यूज होता, उस जगह पे थ्योरी आती है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अगर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तुम अच्छे से समझ गए तो इन सब के जो कलर हैं तुम सामने वाले को इजीली बता सकते हो कि ये कलरलेस नहीं, भले ही जो रूल हमने पढ़ के आया है वो ठीक है, लेकिन इनके पीछे कंडीशन आएगा दैट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वो मैं बाद में बताऊंगा, देखो कितना मजेदार होगा, पहले डीडी ट्रांजिशन समझ लो। जैसे आपको पता है कोबाल्ट 3+ या Fe2+ का कोई कंपोनेंट ले लो, या मैंने देखो K4 ले लिया, FeCN हॉल 6 ले लिया, या कोई भी कंप्लेक्स तुम ले लो, जैसे मैंने ले लिया COF6 3-। आपको पता है इसका जो कंप्लेक्स का कलर होता है वो जनरली ग्रीन होता है, और यहाँ पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। अगर मैं इसका लिखने जाऊं तो कैसा लिखूंगा, 3d7 4s2 लिखूंगा, 3+ है तो 3+ में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3d6 हो गया। 3d6 मतलब अगर मैं इसको फिल करूं इस तरीके से, मैं फिल करता हूं 1 2 3 4 और ये 5 1 6, यानी आपका पार्शियली फिल डी सबसेल है, तो इस जगह पे आपका डीडी ट्रांजिशन होने वाला है। अब ये डीडी ट्रांजिशन होता क्या है देखो, अब आपको पता है, अभी आपने सीएफटी में पढ़ के आए हो कि जब लिगेंड जो है मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्स आता है। तो रिपल्सिव फोर्स के चलते इनकी जो क्या होती है जल्दी बताओ, डीजेनरेसी ब्रेक होती है और दो पार्ट में टूट जाती है, एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, T2G, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, EG। जब ओक्टाहेड्रल कंप्लेक्स की मैं बात करूं फिर से, और अगर टेट्राहेड्रल होता तो नीचे वाले को EG और ऊपर वाले को T2G, ये मैं पढ़ा चुका। ये कंडीशन है। अब जब सपोज करो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब या दो तीन, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से, मतलब इन दोनों के बीच में यहां से उठ के यहां जाए, एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके या ट्रांसमिट करके, ठीक है। अब लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के लोअर से हायर या इस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन टू ऑर्बिटल में मूवमेंट की वजह से जो कंप्लेक्स में कलर होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। डीडी ट्रांजिशन समझ में आया, मतलब जो है T2G से EG, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो जाए इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, जो एनर्जी गैप है इनके बीच में वो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और इसी डीडी ट्रांजिशन की वजह से कंप्लेक्स में क्या होता है बच्चों, कलर होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है Sc/λ। मान लिया कि सपोज करो इसने 590 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, ऊपर वाले लेवल पे चला गया, तो कौन सा कलर देगा। ठीक है, तो डीडी ट्रांजिशन समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है बिटवीन T2G एंड EG, इसी को बोला जाता है बच्चों डीडी ट्रांजिशन। माइंड में सेट। और इसी डीडी ट्रांजिशन के चलते कंप्लेक्स में क्या होता है बच्चों, कलर होता है। अब जैसे सपोज करो मैंने एक नॉर्मल सा आपके सामने एक फिगर बना दिया कि इस तरह से कंपाउंड का एक ग्राउंड स्टेट है, सपोज करो इस जगह पे आपका EG और इस जगह पे आपका T2G, और इधर से हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और मैंने बोल दिया यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपका डीडी ट्रांजिशन हो गया, तो डीडी ट्रांजिशन होने की वजह से अब जो ये T2G का इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, EG के लेवल पे पहुंच गया।
तो इसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। और आपको पता, याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, जब भी लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और हायर से अगर लोअर में आता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो सिमिलरली इसको अगर ऊपर जाना है तो ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ये विजिबल रीजन की एनर्जी होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऊपर वाले को नीचे आना है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, वो रिलीज करेगा। ये चीज तुम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी ट्रांसफर की वजह से सीधा सीधा समझ लेना कि जनरली कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, कलर होते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबके दिमाग में सेट हो गया? तो लिखिए डीडी ट्रांजिशन, पहले डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है डीडी ट्रांजिशन। समझ में आया? टी, और ये एनर्जी क्या होती है अभी बताने वाला हूं। लिखिए डीडी ट्रांजिशन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी डी ऑर्बिटल, फ्रॉम लो एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जिसका उल्टा, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन, इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। ये फिगर के साथ आपके समझ में आ गया, इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन। लिख लिया। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड like for example an octahedral complex, in complex compound for example in octahedral complex, the electronic transition, the electronic transition occurs, the electronic transition occurs between T2g orbital and EG orbital। देखो देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, यहां से ऊपर चला गया। The electronic transition occurs between T2g orbital and EG orbital, and generally this transfer, and generally this transfer involves energy in the visible region, and this transfer involves energy in the visible region, and thus color are observed, and thus color are observed, and thus color are observed। माइंड में सबका सेट? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। इसी को डीडी ट्रांजिशन बोला जाता है, शिफ्टिंग हो जाएगी। अब यहां पे चीजें समझने की बात क्या है जहां मिस्टेक करते हो, एक चीज याद रखना, जो वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो कलर नहीं शो करेगा, उसका जस्ट कंप्लीमेंट्री कलर शो करेगा। जैसे सपोज करो उसने रेड कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, यानी सपोज करो उसने वेवलेंथ करीब करीब 700 नैनोमीटर ले लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एनर्जी चाहिए, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। तो क्या उस कॉम्प्लेक्स का कलर रेड होगा? नहीं बच्चों, उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो दिखेगा, यानी उस कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। तो जो वो एब्जॉर्ब करता है वो नहीं शो करता, उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो शो करता है। तो तुम बोलोगे सर ये क्या हम लोग कैसे जाने? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक कलर दिया, सॉरी एक साइकिल दिया था जिसको बोलते हैं मंसल साइकिल। मंसल साइकिल से आपको पता चलेगा कि कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर वो आपको ऑब्जर्व होगा, कौन सा कलर वो देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या बोला? अगर कोई बोले मंसल साइकिल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि किस तरह से कौन सा कलर देगा, तो मैं वो साइकिल आपको बना देता हूं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके थे बहुत पहले, तो उसको मैं बना देता हूं, एक बार आप लोग उसको समझ लो, और फिर हम लोग उस पर आराम से बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलो, चलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया बच्चों रेड, पर्पल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्लू ग्रीन, देन ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो और ऑरेंज। जैसे रेड के सामने कौन दिख रहा है? ब्लू ग्रीन। तो रेड वाला अगर एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर शो हो गया? आपका ब्लू ग्रीन शो हो गया। फॉर एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया CO F6 3-,
इसने क्या किया, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया। तो आपको पता है 700 नैनोमीटर किसका वेवलेंथ होता है, रेड का होता है। तो आप पूछे बोलो कलर कौन सा देगा, तो आपके तुरंत दिमाग में आ गया सर ये 700 का दिया है तो इसका मतलब ये जो कलर देगा बच्चों ब्लू ग्रीन देगा, या कभी कभी कहीं पे ब्लू ग्रीन ना लिखे ग्रीन भी लिख देता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर किसी भी कलर को आपको देखना है तो आपको यह साइकिल याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूं, लेकिन ये कंप्लीटली सही नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। जैसे सपोज करो 400 नैनोमीटर आ जाए, तो ये जनरली होता है बच्चों वायलेट कलर का। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा कलर अब दिखने वाला उस कॉम्प्लेक्स का, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर दिखेगा ग्रीन येलो। समझ में आया, या इसी को येलो ग्रीन भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो ना वायलेट येलो ग्रीन। ठीक है, और अगर मानो करीब करीब 450 नैनोमीटर का आपने लिया, मान लिया मैंने उसको ब्लू रीजन के आसपास आ जाएगा, तो कौन सा कलर आपको दिखेगा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट येलो दिखेगा। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 490 नैनोमीटर का एब्जॉर्ब किया, यानी ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब किया, तो कौन सा कलर आपको दिखने वाला है, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेड दिखेगा। देखो ब्लू ग्रीन रेड, रेड एब्जॉर्ब किया तो कैसा दिखा ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा दिखेगा रेड, जस्ट उसका रिवर्स। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी दिया हुआ रहे तो घबराने की बात नहीं है। अब जैसे सपोज करो 570 नैनोमीटर का इसने ले लिया, यानी सपोज करो उसने ले लिया येलो ग्रीन का, वाईजी, वाईजी मतलब येलो ग्रीन, तो कौन सा कलर दिखेगा तुम बताओ, येलो ग्रीन के सामने वाला कौन सा है बच्चों, वॉयलेट कलर, तो ये कौन सा दिखेगा, वॉयलेट कलर दिखेगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 600 नैनोमीटर का इसने एब्जॉर्ब किया, 600 नैनोमीटर मतलब आप बोलोगे सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर के आसपास का है, तो कौन सा कलर दिखेगा, मंसर साइकिल सामने में आपका पड़ा हुआ वो देखो, तो आप बोलोगे सर अगर 600 नैनोमीटर का लिया है, दिख रहा होगा आई होप सो, 600 नैनोमीटर का अगर इसने लिया, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने क्या ले लिया, ऑरेंज का, तो कौन सा कलर दिखेगा, ऑरेंज के सामने कौन सा दिख रहा है, ब्लू, तो उस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा बच्चों, ब्लू। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, और उसी वेवलेंथ का कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। और उस कंप्लीमेंट्री कलर को हम कैसे जानते हैं, तो सीधा सीधा तुरंत जवाब दे देना सामने वाले को कि सर उस कंप्लीमेंट्री कलर को हम लोग को जानने के लिए हमें मंसल साइकिल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अब उसी तरह से अगर मानो 700 नैनोमीटर के आसपास का ले लिया, तो 700 नैनोमीटर में कौन होता है बच्चों, रेड, किसी को प्रॉब्लम है नहीं। तो जनरली अगर कॉम्प्लेक्स का कलर होता है तो वो कलर किस लिए होता है, डीडी ट्रांजिशन के चलते। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें होता है और या तो कंप्लीटली फिल डी सबसेल होता है, उस जगह पे भी वो कॉम्प्लेक्स कलर देता है। तो वो कॉम्प्लेक्स कलर इसलिए देता है क्योंकि वहां पे बच्चों डीडी ट्रांजिशन नहीं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि सबसे बेहतरीन टॉपिक। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, पहले बताओ, डीडी ट्रांजिशन समझ में आया, कॉपी में लिख लिया। ये जो दिख रहा है ना, इसी पे मैं बताऊंगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, सीटीएस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन कैसा आ सकता है, थोड़ा सा उस पे हम लोग एक प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आप लोग को थोड़ा और समझ में आ जाए। तो सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में आया कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट फॉर अ कॉम्प्लेक्स आर एच सी एल सिक्स थ्री माइनस, ठीक है, इज 243 किलो जूल। क्वेश्चन है किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट, व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट will promote an electron, will promote an electron, will promote an electron from T2G to EG। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, यानी अब आपको बताना है कि कौन सा वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किया और कौन सा कलर उसने शो किया। जल्दी जल्दी देखो कौन बता सकता है इसका, ट्रांसफर स्पेक्ट्रा,
इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तुरंत मैसेज करो, ये आपको नहीं मिलेगा बहुत जगह। CFS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखो, पहले तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं वो एकदम आराम से समझ लो, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। स्पेक्ट्रा तो आप जानते ही हो, कलर। MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। जैसे सपोज करो मेटल लिगेंड में बॉन्ड है, ठीक है, और अब ऐसा केस हो गया जिसमें मेटल के पास बच्चों आपके फिल्ड डी ऑर्बिटल है। क्या बोला मैंने? मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का फिल्ड ऑर्बिटल से वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड में ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। क्या बोला मैंने? जब लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल हो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हो, तब जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो मेटल से लिगेंड की तरफ होगा। चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। तो इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं चार्ज, तो इसी को बोला जाता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। माइंड में सबका सेट? अब सपोज करो कि इस बार मेटल के पास, ध्यान से देखना, सब कुछ बताऊंगा, पहले समझ लो कितने टाइप के होते हैं। अब क्या हो रहा है, मेटल और लिगेंड में बॉन्ड है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। अब सपोज करो फिर से मेटल और लिगेंड में बॉन्ड है। इस बार मेटल के पास आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास आपका क्या है? फिल्ड ऑर्बिटल है। क्या बोला मैंने? इस बार जस्ट इसका उल्टा है। अब जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो फील्ड से वैकेंट की तरफ होगा, यानी लिगेंड से मेटल की तरफ होगा। तो इस वाले को बोला जाता है बच्चों LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इस बार मेटल क्या है जल्दी बताओ बच्चों? मेटल है, मेटल के पास हो जाए वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के पास क्या हो जाए बच्चों? फील्ड ऑर्बिटल। ध्यान देना इस चीज को, समझ में आया? यानी जब मेटल से लिगेंड के तरफ चार्ज का ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और जब लिगेंड से मेटल की तरफ हो तो उसको बोलते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब ध्यान दो, सपोज करो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मोर देन वन एटम है। याद करो मैंने पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बताया था, ठीक है। अब उसमें एक मेटल के पास वैकेंट डी है, सबसेल है यानी वैकेंट ऑर्बिटल है, और एक के पास बच्चों क्या है? फील्ड है। तब जो उनके बीच में ट्रांजिशन, सपोज करो मैंने बोल दिया कि इस मेटल के पास, इधर वाले के पास आपके फील्ड हैं और इसके पास क्या है? एम्प्टी है। तो इस जगह पे अब जब दोनों के बीच में जो चार्ज का ट्रांसफर हो जाए उसको बोला जाता है बच्चों MMCT। क्या बोला जाता है बच्चों? MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये कब होता है? जब आप क्या बोलोगे? मोर देन वन एटम, यानी और मोर देन वन एटम वाला भी मैंने पढ़ाया था, कंप्लेक्स कंटेनिंग मोर देन वन एटम, ठीक है। एक से ज्यादा अगर हो उसमें, मोर देन वन एटम मतलब मोर देन वन मेटल एटम, ठीक है। यहाँ पे लिख देना मेटल, नहीं तो बोलोगे सर एटम तो बहुत सारे हैं। तब अगर इस तरह से हो जाए तो उसको बोलते हैं MMCT। जनरली ये पता है कब ऑब्जर्व होता है? जब मेटल एक ही तरह के हो जाए सपोज, लेकिन उसमें मेटल का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग हो। जैसे अगर मैं लिखूं प्रूशियन ब्लू या Fe4 FeCN हॉल 6 हॉल थ्राइस। अब आप इस कॉम्प्लेक्स में देखो थोड़ा सा, इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें क्या है? +3 है। तो जब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे मेटल प्रेजेंट हो तब जो चार्ज होता है इस कॉम्प्लेक्स का, वो चार्ज किस लिए होता है? तो बोलोगे सर डीडी ट्रांजिशन के लिए नहीं, MLCT के लिए नहीं, LMCT के लिए नहीं, MMCT के लिए होता है, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। जैसे देखो, फिर इसका दूसरा एग्जांपल भी देख लो, जैसे प्रूशियन ब्लू। अगर मैं लिखा KFeFCN हॉल 6, ठीक है। अगर मैंने लिखा KFe देन FeCN हॉल 6, अगर यहां मैंने इस तरह से लिख दिया
तो आप यहाँ पे देखो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डिफरेंट हो जाए तो समझ जाना उस जगह पे जो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, MMCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। समझ में आया? एग्जाम्पल आपके सामने है। फोर्थ, उसके बाद अब सपोज करो कि, आवाज आ रही है? सपोज करो एक मेटल के साथ बहुत सारे लिगेंड हैं, ध्यान देना बच्चों। अब इस जगह पे एक लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है, क्या बोला मैंने, एक लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल है और दूसरे लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो जब चार्ज का ट्रांसफर फील्ड से एम्प्टी के बीच में हो जाए तो इस तरह के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को बोला जाता है बच्चा लोग क्या, LLCT, लिगेंड लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो कितने टाइप के ट्रांस ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हैं? MLCT, LMCT, MMCT, LLCT। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड का जो रेड कलर होता है वो LLCT के चलते ही होता है। समझ में आया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका कलर इसी LLCT के थ्रू होता है। माइंड में सबका सेट? जब मेटल से लिगेंड पे चार्ज ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोला जाता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। जब लिगेंड से मेटल की तरफ हो तो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, और जब मेटल मेटल में हो, जैसे ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है प्रूशियन ब्लू है, तो उसको बोला जाता है MMCT, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर। और अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के अंदर ही हो जाए, दो दो बिटवीन टू लिगेंड्स हो जाए, तो उसको बोला जाता है बच्चों LLCT, लिगेंड लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। बोलो, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगर यहां तक प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? ये आगे आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख दो प्रूशियन ब्लू, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी। अब जैसे अब बात यहाँ पे आती है कि जैसे अब MLCT का कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे MLCT का एग्जांपल देख लो, आप सबके एग्जांपल जब मैं लिख ही रहा हूँ तो लिख लो RU बाइपेराइडल, ये 2+, और LMCT का आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7 का कलर। उसके बाद अगर आप देखो CDS, और उसके बाद आप देख लो, एक मिनट, HGO, ये सब सबके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो इन सब के एग्जाम्पल्स आप लिख देना। बेसिकली आपको क्वेश्चन जो आते हैं इससे और इससे कभी कभी आते हैं, लेकिन जानना तो हम लोग को सब चाहिए। तो जानने के लिए अगर मैं इस तरह से कम्प्लेक्स लिख दूं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ये देखो, यहां तक किसी को डाउट है? पहले ये बताओ कितने तरह के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हुए? इतने तरह के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपके हो गए। तो अगर कभी भी कोई पूछे किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर किस लिए होता है तो आप बोलोगे सिर्फ डीडी ट्रांजिशन के लिए नहीं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ा। तो कितने तरह के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हैं आपके सामने हो गए। अब एक एक करके मैं सबको डिफाइन करता हूं, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब क्या क्या उसमें आपको डिफाइन करना है। अब पहले, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना। अब जो पूछा जाए, आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी ऑब्जर्व होगा, ठीक है, जल्दी आपको दिखेगा। तो जो इंटेंसिटी होती है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे, ध्यान देना, ठीक है। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे उतना ज्यादा। और नंबर ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड करती है बच्चों फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पे, यानी जितना इजीली ट्रांजिशन हो जाए वो ज्यादा बेटर। और फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड करती है एनर्जी चेंज पे। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो जानते हो ना, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस। यानी एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और ज्यादा इंटेंसिटी होगी तो कलर आपको विजिबल जल्दी हो जाएगा। अब ये एनर्जी डिफरेंस है क्या? सपोज करो
कि यहाँ ये मेटल ऑर्बिटल है और ये मानो लिगेंड ऑर्बिटल है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये लिगेंड के ऑर्बिटल है, थोड़ा ध्यान से समझना। और ये देखो, ये हैं आपके किसके ऑर्बिटल, मेटल के ऑर्बिटल है। अब आपको पता है चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, सपोज करो लिगेंड से मेटल के तरफ गया, तो ये जो एनर्जी का जो इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसी को बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। समझ में आया? या मेटल से लिगेंड की तरफ आ रहा है तो इसी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ई। ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आपका इंटेंसिटी उतनी कम होगी, ये डिफरेंस जितना कम होगा ट्रांजिशन उतना बेहतरीन होगा, इंटेंसिटी उतनी अच्छी होगी। तो जितना कम डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी आपको मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, माइंड में सबका सेट। ये बेसिक लॉजिक है, याद रखना। इस बेसिक लॉजिक को ही हम लोग आगे बताएंगे। डिफरेंट डेल्टा ई समझ में आया? मेटल ऑर्बिटल और लिगेंड ऑर्बिटल के बीच में जो ये गैप है, जो एनर्जी गैप है, इसी को बोलते हैं डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मेटल ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड ऑर्बिटल, या बिटवीन लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल। क्योंकि आपको पता है कि भाई एमएलसीटी भी हो सकता है, एलएमसीटी भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है। क्लियर? अब थोड़ा सा यहां आ जाओ। अब यहां से पहला मेरी बात समझ लो, एमएलसीटी, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, पहले उसको समझना है। अब सपोज करो कि ये लिगेंड के और ये मेटल ऐसे लगा दिया मैंने, मान लिया कि ये आपके मेटल के ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और ये आपके क्या है बच्चों, लिगेंड के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि शुरुआत में इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा E1 है, एनर्जी डिफरेंस। अब आपको पता है जितना ये दोनों क्लोज होंगे ट्रांजिशन उतना अच्छा होगा और इंटेंसिटी उतनी अच्छी होगी। तो इस केस में मेटल लीगल चार्ज ट्रांसफर के केस में क्या होता है, ये मेटल वाला ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर चला जाने की कोशिश करता है और ये जो लिगेंड वाले ऑर्बिटल हैं ये थोड़े से नीचे आ जाएंगे। अब आप देखो शुरुआत में इनका डिफरेंस कितना था, अब जब इनका ट्रांजिशन होने लग गया अब इनका डिफरेंस देखो कितना कम हो गया। तो अब मुझे बताओ किस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा थी, पहले केस में। और एनर्जी अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगी, कम। अब देखो मेटल ने थोड़ा सा नीचे आया और सॉरी लिगेंड थोड़ा नीचे आया और मेटल ऑर्बिटल थोड़े ऊपर गए। अब देखो इनका डिफरेंस कम हो गया, एनर्जी डिफरेंस। तो अगर एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो आपको पता है इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी, जिससे कलर आपको इजीली एब्जॉर्ब होगा। अब आपसे पूछे कि मेटल लीगेंड चार्ज ट्रांसफर में लिगेंड जो नीचे आया और मेटल जो ऊपर गया, ये क्या हर केस में होगा? नहीं, इसके पीछे लॉजिक है। कौन से कंपाउंड दे सकते हैं ऐसे कलर? जैसे सपोज करो अगर आपको लिगेंड दिख जाए बाइपेरिडल, ठीक है, पेनोप्थलीन, देन CO, CN माइनस, SCN माइनस, अगर इस टाइप के आपके लिगेंड्स आपको दिखे तो यहां पे मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होने की संभावना, जो इसकी पॉसिबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे लिखा था RuByPy बाइपेरिडाइल, ठीक है, हॉल थ्राइस 2+, तो पूछे इसमें जो कलर होगा वो किस लिए होगा, तो बोलोगे MLCT। यानी जो ये MLCT होना है इसमें मैट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और मेटल अगर उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तभी मेटल लीगल चार्ज ट्रांसफर आपका होना है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना होगा। किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, अब आपको पता अगर एनर्जी डिफरेंस कम हो यानी एनर्जी डिक्रीज होती है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जल्दी बताओ, डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो अगर जब भी मेटल लीगल चार्ज ट्रांसफर है, यानी अगर जब यहां पे एनर्जी का गैप का होगा, तो अगर पूछे एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या रीजन है, वो ये रिलेशन है। यानी अगर ट्रांजिशन होना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एमएलसीटी में आ जाएगा तो जो आपको पहले कितना डेल्टा 1 था, अब जब दोनों पास आ गए तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो कभी कभी रीजनिंग टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एमएलसीटी में क्या केस हो जाएगा, डेल्टा ई और दिया मैंने यहाँ पे लेस होगा ना, पार्डन, ठीक है, डेल्टा E2 और डेल्टा E1 में कौन ज्यादा, तो डेल्टा E1 ज्यादा। तो किस केस में एनर्जी सबसे कम, सर इस केस में एनर्जी डिफरेंस कम, यानी वेवलेंथ इस केस में ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है बच्चों h म्यू, और E
उसके बाद होता है ई एच सी अपॉन लेमडा, ये याद रखना। क्या बोला मैंने? ई इज इक्वल टू एच म्यू और ई एच सी अपॉन लेमडा। अब आप बोलोगे सर ये जो डिफरेंस कम हुआ वो क्यों हुआ? तो वो लिगेंड की कुछ प्रॉपर्टीज में डिपेंड करेगा और मेटल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। तो किस केस में एमएलसीटी होगा वो लिखिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, कौन कौन से लिगेंड रहेंगे तब एमएलसीटी हो सकता है, वो लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स लिखिए बच्चों। फर्स्ट नंबर देखें, पहला नंबर, लिगेंड शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऐसे लिगेंड देंगे जिसकी एनर्जी जो कि ऑर्बिटल्स की वो कम होगी। लिखिए, तभी तो नीचे आया थोड़ा सा, है ना। लिखिए, लिगेंड शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, हर हर लिगेंड नहीं देंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं, ये चीज समझना। बस इतना याद रखना, गैप कम हुआ, गैप कम हुआ तो ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है? आपके एनर्जी डिफरेंस पे। एनर्जी डिफरेंस अगर कम तो आपको पता है इंटेंसिटी ज्यादा। तो लिखिए, पहला, लिगेंड शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल। दूसरा, लिगेंड शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। अरे लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तभी तो मेटल से वो लेंगे। थर्ड नंबर, ligand should be easily reducible. Ligand should be easily reducible. Ligand should be easily reducible. अगर ये तीनों प्रॉपर्टी शो होते हैं तब वो जो होंगे एमएलसीटी में जाएंगे। पहला क्या बोला? जो लिगेंड का एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे, जो ऑर्बिटल्स होंगे वो लो एनर्जी स्टेट पे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिगेंड जो होंगे इजीली रेड्यूसेबल होने चाहिए। ठीक है, अब लिखिए मेटल कैसा होना चाहिए। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब जो मेटल होंगे उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहला नंबर लिखिए, मेटल शुड हैव हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। मेटल शुड हैव हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। दूसरा, मेटल शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स। फील्ड होगा तभी तो फील्ड से एम्प्टी में जाएगा। मेटल शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स। मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड फोर्थ नंबर, मेटल शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल। मेटल शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल। मेटल जो होंगे इजीली ऑक्सीडाइजेबल होंगे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे तब उस जगह पे एमएलसीटी होगा, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। अब आपको पता है जब मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है बच्चों, तो आपको पता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, नहीं मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्डिंग आ जाती है। तो याद रखना उस बॉन्डिंग को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर अगर इंक्रीज करेगा तो याद रखना बैक बॉन्डिंग भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है एक बॉन्ड पहले से था, एक और पीछे से बॉन्ड रख गया, तो आपको पता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो आपको पता है बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चा? डिक्रीज करेगा। तो देखो कितना मजेदार है, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से एक एडिशनल बॉन्ड ऐड हो जाता है कॉम्प्लेक्स में, और उस एडिशनल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, जिसके चलते मेटल का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो मेटल और लिगेंड का, वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज करता है। ये याद रखना, हायर लेवल के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन कि एमएलसीटी से क्या होता है, तो बोलोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। बहुत सारे बुक में आप इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखोगे। आया समझ में? एमएलसीटी समझ में आ गया। मेटल लिगेंड चार्ट कौन से लिगेंड देंगे? जिसमें लो एनर्जी ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो और इजीली रेड्यूसेबल हो। कौन से मेटल के साथ वो जुड़े होंगे? मेटल अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो, मेटल्स का हायर एनर्जी ऑर्बिटल हो, और मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल हो। एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखने को मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब एलएमसीटी जो होता है जस्ट इसका क्या होता है? एलएमसीटी जो होता है जस्ट इसका रिवर्स, क्योंकि
मेटल इसमें क्या, जस्ट इसमें क्या कर दो, जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है जस्ट उसका रिवर्स कर दो, यू विल गेट योर आंसर. फॉर एग्जाम्पल KMnO4, फॉर एग्जाम्पल K2Cr2O7, फॉर एग्जाम्पल HGO, फॉर एग्जाम्पल CDS. इन सब में क्या है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर है. अभी मेटल लिगेंड चार्ज एंड मेटल में Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +7, यानी इस जगह पे मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने चाहिए बच्चों, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पे होने चाहिए. तो लिखिए LMCT, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर. लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की प्रॉपर्टीज लिखिए. लिगेंड्स के लिए, लिगेंड्स किस टाइप के होने चाहिए, लिगेंड्स की प्रॉपर्टी. चलिए लिगेंड्स के लिए लिखिए, लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इस बार लिगेंड फील्ड होगा, मेटल क्या होगा, एम्प्टी होगा. कुछ ऐसा ही था ना, ये देखो तो. आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है आ जाएगी. अब देखो ये समझ में आया. हाँ चलो आ जाएगा आ जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत वैकेंट हो सकता है. ठीक है तो इस बार जस्ट उल्टा लिखो. लिखिए लिगेंड के लिए लिखिए, लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स. उल्टा करो. अब आ रही है आवाज? हाँ, लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल्स, पहला. दूसरा, लिगेंड शुड हैव हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स. लिगेंड शुड हैव हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स. लिखा. उसके बाद थर्ड नंबर लिखे, लिगेंड शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल. लिगेंड शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल. जस्ट उसका उल्टा कर दो और कुछ खास नहीं करना है. लिख लिया. उसके बाद मेटल के लिए लिखिए, मेटल शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. मेटल शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. मेटल शुड हैव लो एनर्जी ऑर्बिटल्स. मेटल शुड हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स. metal should have high oxidation state. metal should have high oxidation state. ठीक है. और metal should be easily reducible. metal should be easily reducible. अगर इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी हो जाए तो याद रखना उस जगह पे आपका क्या आ जाता है बच्चों, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है. कहीं कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से समझ में आया? देखो सिर्फ बुक में बोलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो. अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल लिगेंड ट्रांसफर, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर और LL लिगेंड लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर. कभी कभी इसको बोला जाता है इंटरवैलेंस ट्रांसफर. और जो LLCT है इसको बोला जाता है बच्चों इंट्रा ट्रांसफर. इस चीज को याद रखना, इसको बोला जाता है. तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है तो अगर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछे जाए तो किस किस के चलते होता है, बोलोगे डी ट्रांजिशन के चलते और होते हैं. MLCT होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए और क्यों एनर्जी बैंड कम होना चाहिए वो भी बता दिया. LMCT होने चाहिए लिगेंड के लिए क्या
प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। जेनेरिक डोनेशन हो जाए वहां स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो जस्ट एमएलसीटी का जस्ट उल्टा एलएमसीटी है, और एमएमसीटी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही आंसर है अभी तक। आप ध्यान से मेरी बात सुनो। बाकी बच्चे का आंसर नहीं आया, देखो थोड़ा पीछे चले जाओ, मंसल साइकिल देखो। आपको पता है वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? जो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है, ग्रीन येलो है, ठीक है बच्चों। तो और ब्लू ग्रीन का कलर होना चाहिए इस जगह पे बच्चों। एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए था बी इज ग्रीन येलो। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स। आपको पता है किसके पास जो है वैकेंट जो स्टेट पे यानी 3D10 है, और यहाँ पे ये क्या है सर क्रोमियम का, देखो क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम 3+ मतलब 3D3 आपकी हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? सर फर्स्ट समझ नहीं आया। और उसके बाद ये देखो, ये वॉयलेट है, कौन सा कलर गया? वॉयलेट कलर है। तो यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए? मंसल साइकिल में आ जाओ थोड़ा सा। happen Ag2Cl2 changes from white to black when treated with NS3. What is the reason behind it? कौन बता सकेगा? जल्दी बताओ, कौन बता पाएगा? डिम्पल, डिम्पल, नुपुर। नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ।